हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग होता है, जब आप सिविल इंजीनियरिंग पास आउट हो जाते हैं या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते रहते हैं तो उस समय आपको कुछ आइडिया, आपको बहुत सारा स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप फील्ड पे जाते हैं, जो आप थियोरेटिकल आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो फील्ड में जाते हैं, वो अप्लाई नहीं होता है दोस्तों। उसका कॉन्सेप्ट ही बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझ में भी नहीं आता है। दोस्तों किन किन चीज़ को समझेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में हम अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग को हम प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हम अपना टीम वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 पॉइंट लेकर आए जिसमें हम सिविल इंजीनियर, कोई भी एक सिविल इंजीनियर जब पास आउट होते हैं उनमें ये स्किल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इन स्किल को हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हो टॉपिक हमारा क्या है, मोस्ट यूजफुल स्किल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग कोर्स होता है इसमें जब आप इंजीनियरिंग पास आउट हो जाते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ते रहते हैं तो आपको किन किन स्किल, किन किन चीज़ों पर ध्यान देकर वो चीज़ को समझ लेना है। क्योंकि जब आप साइट पे जाते हैं तो आपका साइट पे आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आप प्रॉपर डिजाइन करना नहीं आता है, आप प्रॉपर ऑटो लेवल जितना मशीन होता है, थियोरलाइट होता है, वो मशीन चलाना नहीं होता है। तो उसकी वजह से आपको क्या करता है, वहाँ का जो ठेकेदार होता है आपको क्या करता है, गाली देता है संग, और उसके साथ आपको कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि डिजाइन करने में आपको वहाँ पे गाइड प्रॉपर मैनेजमेंट करने में आपको क्या आता है, प्रॉब्लम आ रही होती है। तो गाइज इन चीज़ पे, इन सारे पॉइंट पे आप जब ध्यान दोगे, अच्छे से समझ जाओगे तो आप फर्दर क्या कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए आपको पता है जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर होता है, दोस्तों फ्रेशर सिविल इंजीनियर उसको काम पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे स्किल के बेसिस में उसको कुछ पता ही नहीं होता, उसको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पता होता है। इसीलिए हम दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि आप किन किन चीज़ पर ध्यान दोगे तब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो चलिए इन चीज़ें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में क्या है, टेक्निकल स्किल। दोस्तों आप में क्या होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में क्या हो सकता है, एक में है डिजाइन एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों डिजाइन एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे आपको डिजाइन करना पड़ता है, जैसे आप कहीं भी घर बना रहे, ब्रिज है ना, डैम हो गया, जितना सारा कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर हो गया, तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है और मॉडलिंग करना पड़ता है। दोस्तों डिजाइन में क्या होता है, जैसे आप ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए, रिविट हो गया, स्टैड प्रो, ठीक है, स्टैड प्रो, आप सेप 2000, ये जो सॉफ्टवेयर है, जो डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, रिविट हो गया है ना, ये सारा क्या है, डिजाइन का जो सॉफ्टवेयर है आपको आना चाहिए। इसकी वजह से आप मॉडलिंग कर सकते हो, हाउस का 2D 3D प्लान बना सकते हो, ठीक है गाइज। इसी तरह से क्या है, दूसरा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। दोस्तों आपको पता है, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं या कहीं भी फील्ड में जाते हैं या इंजीनियरिंग करते रहते हैं तो उस समय में आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप कभी भी मैथ में कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ करके आप कोई भी प्रॉब्लम को शॉर्ट वे से आप सोल्व कर सकते हो, वो चीज़ आपको आना चाहिए। साथ ही आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यानी कि आप घर बना रहे, कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क है तो फिजिक्स का किन किन नियम को पालना करके आपको वो वर्क वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क को एग्जीक्यूशन करना है, वो चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है गाइज। ये इस तरह से होता है। और तीसरा क्या है, सर्वेइंग टेक्निक। दोस्तों सर्वेइंग टेक्निक में क्या होता है, टेक्निक में क्या होता है दोस्तों, सर्वेइंग का मतलब होता है नाप जोख करना। दोस्तों सर्वेइंग मतलब नाप जोख मतलब जैसे हो गया आपका ऑटो लेवल हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, थियोरलाइट हो गया, कंपास सर्वेइंग हो गया। इन तरह से इन ऑटो लेवल ये मशीन को आपको चलाना आना चाहिए, यानी कि ये मशीन चला लोगे तभी आप वहाँ पे सेंटर लाइन कोऑर्डिनेशन मार्क आपको नोट कर सकोगे कि वहाँ पे कहाँ पे राइज है, कहाँ पे ज़मीन फॉल है, कितना डिग्री एंगल में हमारा रूम आएगा, क्या आएगा, सारा चीज़ आप क्या कर सकते हो, सर्वेइंग के मार्फत से आप कर सकते हो। इसीलिए आपको सर्वेइंग का नॉलेज आना जरूरी है गाइज। आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, आप कोई भी बंदा या नॉर्मल आपको कुछ ज्ञान नहीं तो आपको ये तीनों ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे डिजाइन एंड मोल्डिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया एंड फिजिक्स, सर्वेइंग टेक्निक, ये तीनों होना चाहिए। ये होगा तभी आपको कोई भी वर्क में आपको सिलेक्शन हो सकता है काम में, सर्वेइंग के काम में या कोई भी डिजाइनिंग के काम में आपको ले सकता है। दूसरा क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने से पहले उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, शुरू से लेकर आपको फाइनलाइज तक, जब तक आप क्लाइंट के ऊपर सौंप नहीं दोगे, कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीशन सौंप नहीं दोगे, तब तक आपको क्या करना पड़ता है, पूरा प्रोजेक्ट को आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, पॉइंट फर्स्ट में क्या है, इसमें प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं एज ए सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर, आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। वो प्रोजेक्ट को किन किन प्लान पे बेसिस पे, यानी कि प्रोजेक्ट को कितना लंबा तक चलेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना, उस सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। साथ ही शेड्यूलिंग, यानी कि शेड्यूल करना है, आज इतना मटेरियल लगने वाला है, कल इतना मटेरियल लगने वाला है, आज इतना लेबर लगने वाला है, ये इतना मटेरियल कंजप्शन होने वाला है, सारे चीज़ क्या करना आपको
आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका आइडिया नॉलेज स्किल होना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब ये हो गया कि जब आप क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रहे हो, जैसे कितना नंबर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स ग्रेड, जितना मटेरियल आप स्टील, ब्रिक्स, क्वांटिटी कितना एस्टिमेट कर रहे हो, यानी कि कितना वो आपको एक्यूरेसी आना चाहिए, यानी कि आप कोई भी बिल्डिंग को आप मटेरियल फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर फार्मूले में प्रॉपर मेथड यूज करके आपको क्या करना है, मटेरियल को कैलकुलेशन करना है। जैसे हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग वार्ड, शॉर्ट वार्ड, सेंट्रल लाइन मेथड, इन सारे मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, कॉस्ट मटेरियल क्वांटिटी निकालते हैं, और मटेरियल क्वांटिटी निकाल के हम क्या करते हैं, जो हमारा मार्केट में कितना प्राइस है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। और तीसरा क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मतलब आप जो ठेका लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ने वो ठेका लिया है, तो एज अ इंजीनियर, एज अ सुपरवाइजर आप क्या कर सकते, उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते, यानी कि जितना में बजट में ये काम हुआ है उसके अंदर भी आपको काम कंप्लीशन करना है। ठीक है, जो है कि हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना। और चौथा क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल मतलब ये हो गया जो हमारा एज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, एज अकॉर्डिंग टू डिजाइन, एज टू ड्राइंग, हमें क्या करना है, वो चीज़ मटेरियल को यूज करना है, मटेरियल को डिजाइन करना, बनाना है। जैसे आपको बोल देगा कि बीम में हमें 30 सेंटीमीटर का हमें क्या देना है, बीम देना है, तो आप उसमें 25 × 25 दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर नहीं आया। जो मटेरियल आप उसमें यूज़ कर रहे हो एज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन आपको मटेरियल मीट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो चीज़ आपको अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा। तो एक क्या है, एक फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये दोनों स्किल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम का आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे साइट पे आया हुआ नया प्रॉब्लम, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारा प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप क्या करना है, डिफरेंट सोशल मीडिया, जैसे हमारा गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, डिफरेंट सोशल मीडिया और बड़े बड़े आपसे बड़े ऊपर का जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, बड़े इंजीनियर हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया, साथ ही लेबर से भी आपको क्या करना है, राय सलाह सुझाव लेकर क्या करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हो टेक्निकल रीजन से, है ना, तो वो चीज़ को आप समझ लेना है, वो चीज़ का आपको सॉल्विंग कैपेसिटी आना चाहिए आप फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग के केस में। और पांचवा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी बंदा कॉलेज लाइफ में होता है, उसका बोलने का तरीका अलग होता है, जब वो फील्ड में जाता है तो उसको बोलने का तरीका बदलाना होना चाहिए। कोई भी काड़ा बोलता है या दूसरे को हेप के बोलता है, उसको क्या करना है, साइड पे जाके उसको प्रॉपर बोलना है, यानी कि अपने से बड़े कैसे बोलना है, अपने से छोटे से किस तरह से बोलना है, उस तरह का परफॉर्मेंस आना चाहिए। साथ ही इसमें क्या दिया मैंने, वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हो गया, जैसे आपसे बड़े कोई क्लाइंट है, कोई इंजीनियर है, उसमें आप कैसे वर्बल यानी कि अपनी बोली से कैसे उसको प्रसन्न कर सकते हो, खुशी पार सकते हो। साथ ही वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ये हो गया कि आप फोन कॉल से भी बात करके कोई मटेरियल मंगाना है, साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं से डील करना है, तो आप फ़ोन थ्रू, ऑडियो कॉल थ्रू आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ को वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू आप अपने अच्छे कोमलता की बोली से, टेक्निकल बात से आप उसको क्या कर सकते हो, उस फील्ड में परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो। साथ ही क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन मतलब ये होगा कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन वर्क में मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, तो अब एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ईमो ग्रुप होता है, डिफरेंट ग्रुप होता है, उस मदद से आप क्या करते हो, मटेरियल को सप्लाई कर सकते हो, मटेरियल मंगा सकते हो, ले आ सकते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, फोटो मार्फत सेंड करके वो क्या करता है, वो यानी कि जितना चीज़ रिटन डॉक्यूमेंट उस तरह से में पठा सकते हैं। ये क्या है। और पांचवा क्या है दोस्तों, लीडरशिप एंड टीम वर्क। दोस्तों लीडरशिप एंड टीम वर्क, दोस्तों हाँ ये चीज़ क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। दोस्तों लीडरशिप एंड टीम वर्क का मतलब ये हो गया कि जी आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, आप एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर, आपको ये स्किल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कैसे आप अपना टीम मेंबर को मैनेज कर रहे हो। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट का मैनेजर हो, तो आपके अंडर बहुत सारा स्टाफ होगा, इंजीनियर होगा, सब इंजीनियर होगा, लेबर होगा, तो इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, अपने वॉइस से इसको कैसे प्रसन्न पार सकते हो, खुशी पार सकते हो, अपने वॉइस से कैसे इसको मोटिवेट कर सकते हो। तो इन चीज़ को आपको सेट करना जरूरी है। ठीक है गाइज, टीम वर्क जब आप गाइज आपको पता है, जब आप प्रॉपर टीम वर्क करते हो तभी आपका कोई भी काम एज ए शॉर्टेड लिमिट के अंदर में काम हो जाता है। जब आप टीम वर्क अच्छे से नहीं करते, टीम वर्क नहीं हो पाता, वो काम वही लंबा चलता है, वो काम बहुत लेट हो जाता है काम में, और वही प्रोजेक्ट लॉस में जाता है। ठीक है गाइज, ड्यू टू टीम मेंबर और लीडरशिप। और छठवां पॉइंट का है अटेंशन टू डिटेल्स। देखिए गाइज, अटेंशन टू डिटेल का मतलब हो गया, जब कोई भी चीज़ आपको कोई भी चीज़ जैसे एज ए स्पेसिफिकेशन दिया है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से अटेंशन देना है, यानी कि डिटेल्स में आपको कोई भी आपके अंडर में क्या है, सब इंजीनियर है, लेबर, उसको अच्छे से समझाना है एज अकॉर्डिंग टू, अच्छे से, यानी कि उसको कोई भी चीज़ को सिंप्लिसिटी में समझाना, एक्सप्लेन कर देना कि ये चीज़ इतने mm का इसमें रॉड लगेगा, इतने mm का बार लगेगा, इतने mm का पतला का आपको क्या है प्लास्टर का थिकनेस देना, ये सारी चीज़ क्या करना है, आपको समझाना है, अटेंशन देना है, यानी कि दूसरों को अपने आप को समझा के उसको भी समझा देना है।
कोई भी चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी को यानी कि उसमें बिना कॉम्प्लेक्स करके भी इसको समझाना है। ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें शॉर्टेन पीरियड होता है। ये फाउंडेशन वर्क कितने दिन में कंप्लीट करना है, प्लास्टरिंग वर्क कितने में कंप्लीट करना है, ब्रिक मिशनरी वर्क कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो दोस्तों वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, नहीं तो वो डिले होकर क्या होगा, प्रोजेक्ट लॉस में जाएगा। 8वां पॉइंट क्या है, नॉलेज ऑफ बिल्डिंग कोड एंड रेगुलेशन। हाँ दोस्तों, आपको पता है कोई भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे आरसीसी हो गया स्टील स्ट्रक्चर हो गया, कंक्रीट का बात करें तो वो क्या होता है, सर्टेन रूल्स रेगुलेशन और कोड के बेसिस पे होता है। जैसे हम आरसीसी में पढ़ते हैं, बीम कॉलम फुटिंग डिजाइन करते हैं तो कोड यूज करते हैं, IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड, NS कोड नेपाल स्टैंडर्ड कोड, स्टील कोड RCC कोड हो गया, कंक्रीट का कोड है। वो कोड आपको जितना उसमें कोड में दिया है उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। वो डिजाइन करके आप क्या कर सकते हो, शॉर्टेन गाइडलाइंस जो इंडियन स्टैंडर्ड का है, नेपाल स्टैंडर्ड का गाइडलाइंस, उसको फॉलो करके क्या कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन को आप अच्छे ढंग से सर्विसिबिलिटी है ना अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो और पावरफुल स्टैंड भी बना सकते हैं। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रॉपर नॉलेज आपको। स्टील जैसे हम स्टील टेबल पढ़ते हैं, RCC का टेबल होता है, वो टेबल आपको कोड टेबल वो आपको अच्छे से समझ लेना है, बुझ लेना है, तभी आप क्या कर सकते हो, बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो, प्रॉपर डिजाइन कर सकते हो अच्छे से। उसमें सर्विसिटी एज ए रिक्वायरमेंट उसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। और 9वां पॉइंट क्या है, सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेसेस। दोस्तों सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेसेस का मतलब ये हो गया, जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो दोस्तों वो बिल्डिंग, वो कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए कितना इफेक्टफुल है। जैसे उसमें आप मटेरियल जो डाल रहे हैं वो मटेरियल हार्मफुल है कि नहीं। जैसे आप केमिकल यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल, जैसे सीमेंट हो गया, वाटर प्रूफिंग मटेरियल हो गया, डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल आप यूज़ करते हो, इन्वायरमेंट पे कितना इफेक्टफुल है, यानी इन्वायरमेंट में अच्छा रूप में यानी कि हार्मफुल दे रहा है कि इन्वायरमेंट में किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। वो लीड वो क्या डिफाइन करता है, LED। दोस्तों लीड के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस चीज़ को ख्याल करके आपको बिल्डिंग बनाना है। दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट क्या है, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों एक पॉइंट क्या डिफाइन करती है, जैसे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कभी भी रेनफॉल हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, बाढ़, रेनफॉल के कारण से बाढ़ आ जाता है, यानी कि लैंडस्लाइड हो जाता है। कोई भी जैसे आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर लैंडस्लाइड आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हैवी वाइंड आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्शन गिर जाता है, कोलैप्स होता है। दोस्तों उसमें क्या होता है, उस समय में भी आपका क्या करता है, प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना पड़ता है, यानी कि वो प्रोजेक्ट को आप फिर से कैसे आप कितने दिनों के अंदर में आप कर सकते हो, वो चीज़ को क्या करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, वो चीज़ को आप एनालिसिस करना पड़ता है।